हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज हम इस वीडियो में मनोविज्ञान की जो हमारी 4th यूनिट है उससे संबंधित 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। और इसमें कौन कौन से टॉपिक सम्मिलित हैं: समायोजन, अधिगम की कठिनाइयाँ, विभिन्न अधिगमकर्ताओं की समझ। देखिए, इस यूनिट से आपके एग्जाम में 6 क्वेश्चन बनेंगे। हर यूनिट से 6 क्वेश्चन आते हैं, तो आप ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी को परखिएगा। और अगर आपने इस सीरीज के पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। इसके बाद में केवल एक वीडियो और बचेगा, वो भी मैं आपको जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक व मानसिक कार्यों में परस्पर संबंध का अभाव को दर्शाने वाला कौन सा विकार है? मैं आपको देखिए डायरेक्ट आंसर बताऊंगा ताकि वीडियो अधिक लंबा ना बने। तो देखिए, ये विकार कौन सा है? ये विकार है मोटोरिक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। पिछड़ा बालक वह है जो स्कूली जीवन के मध्य अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक सीढ़ी नीची कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? पिछड़े बालक की। तो देखिए, ये परिभाषा दी गई थी बर्ट के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। प्रतिभाशाली बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो देखिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि होती है प्रायोजना विधि। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। बातचीत करते समय नजर मिलाने व मित्र बनाने संबंधी समस्या कहलाती है। तो ये समस्या क्या कहलाती है? देखिए, ये कहलाती है ऑटिज्म। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। सृजनात्मकता के विकास के लिए किन प्रतिमानों का प्रयोग किया जाना चाहिए? ब्रूनर का समप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, सचमैन का परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान, मस्तिष्क उद्वेलन, या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी का। तो ये आप ध्यान रखिएगा इन सभी के नाम। बाल अपराधी बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? औसत, औसत से कम, औसत से ज्यादा, या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाल सुधार गृह किन बालकों के लिए है? तो देखिए, ये होते हैं बाल अपराधियों के लिए। शैक्षिक उपलब्धि में पिछड़ने वाले बालक को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, शैक्षिक जो उपलब्धि होती है उसमें पिछड़ने वाले बालकों को जाना जाता है पिछड़ा बालक के नाम से। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नवीन चिंतन करने वाला बालक कैसा बालक कहा जाता है? तो देखिए, ये कहलाता है सृजनात्मक। वर्तमान स्थिति के तनाव से बचने के लिए अपनी पूर्व स्थिति में लौट जाना कहलाता है। तो देखिए, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रतिगमन। ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है प्रतिगमन की। एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। अपनी दमित इच्छाओं व आक्रोश को कमजोर के ऊपर निकालना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? देखिए, ये कहलाता है विस्थापन। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति से तालमेल स्थापित करना और खुद उसके जैसा बनने की कोशिश करना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? देखिए, ये कहलाता है तादात्म्यकरण। ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अपने गुण दोष भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुण व दोषों को अभिव्यक्त करना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है आप बताएं? विस्थापन, युक्तिकरण, आत्मीकरण या तादात्म्यकरण? देखिए, ये कहलाता है आत्मीकरण करना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अधिगम की कठिनाइयों का निवारण किया जा सकता है। तो किन के द्वारा किया जा सकता है, ये आप बताएं यहाँ पर? तो देखिए, ये किया जा सकता है संवेगात्मक विकास के द्वारा। समायोजन को प्रभावित करने वाला कारक है वातावरण, आवश्यकताएं, बुद्धि व आयु, अधिगम प्रक्रिया, या फिर सभी? तो देखिए, ये सभी समायोजन यानी एडजस्टमेंट को प्रभावित करते हैं।
वातावरण है, आवश्यकता है, बुद्धि, आयु और अधिगम प्रक्रिया। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सभी। सपनों की दुनिया में आईएएस बनकर कार्य करना, ये क्या है आप बताएं। देखिए ये है दिवा स्वप्न, ये आप ध्यान रखिएगा। अपनी इच्छा की पूर्ति करने तथा तनाव से मुक्ति पाने का परिणाम ही समायोजन है। तो समायोजन की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई। देखिए ये परिभाषा दी गई थी कॉलमैन के द्वारा, ये आपको ध्यान रखनी है। कल्पनाशीलता, मौलिकता, लोचशीलता, धारा प्रवाहिता आदि विशेषताओं का मापन किसमें होता है। तो देखिए ये होता है सृजनात्मकता में, ये आपको ध्यान रखना है। मानसिक थकान का लक्षण है, तो आप बताएं यहाँ पर मानसिक थकान का लक्षण कौन सा है। तो देखिए मानसिक थकान का लक्षण है ध्यान का केंद्रित ना होना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक विद्यार्थी रीट में बार बार प्रयास के बावजूद भी असफल हो जाता है तो वह किसका शिकार हो जाएगा। तो देखिए वो शिकार हो जाएगा भग्नाशा का, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। पिछड़े बालकों की पहचान निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा संभव है। बुद्धि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, नैदानिक परीक्षण द्वारा या फिर सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सभी। इन सभी परीक्षणों के द्वारा पिछड़े बालकों की पहचान की जा सकती है। किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण कौन सा है आप बताएं यहाँ पर। तो देखिए यह है अवसरों की प्रतिकूलता। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से बच्चों के विकास में सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है खेल, भाषण, कहानी लेखन या फिर निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो देखिए सृजनात्मकता में सहायक तो खेल भी होगा, कहानी लेखन भी होगा और निर्माण संबंधी क्रियाएं भी होगा। भाषण इसका सही आंसर होगा, ये सहायक नहीं है। विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो देखिए ये होगी केस स्टडी विधि। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है। तो देखिए पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक और प्रतिभाशाली बालक, ये सभी विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी। अफेसिया क्या है। तो देखिए यह होता है भाषा ग्रहण विकार, यह आप ध्यान रखिएगा। बालकों का पिछड़ापन मापने के लिए सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। तो देखिए यह किया गया था बर्ट के द्वारा। किन छात्रों को मूर्त रूप से पढ़ाना चाहिए। तो देखिए जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनको मूर्त रूप से पढ़ाना चाहिए। मंदबुद्धि के कारण जिनकी बुद्धि लब्धि 25 अधिकतम होती हैं कहलाते हैं। तो देखिए ये कहलाते हैं जड़ बुद्धि बालक, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अत्यंत क्रोधी। अत्यंत क्रोधी समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं होती है। तो समायोजित व्यक्ति की विशेषता कौन कौन सी होती है। शारीरिक दृष्टि से समायोजित, संवेगात्मक दृष्टि से समायोजित, सामाजिक रूप से समायोजित, ये आप ध्यान रखिएगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी बार बार खराब खेलने का कारण अपने बल्ले को देता है, यह है। तो देखिए ये क्या है, यह है प्रक्षेपण, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक व्यक्ति पहले गुंडा था बाद में प्रसिद्ध बॉक्सर बना, यह है। तो देखिए ये क्या है, यह है उदात्तीकरण। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। जिसकी मानसिक दुर्बलता से सिर का जो आकार होता है उसमें वृद्धि हो जाती है और जो सिर की परिधि है वो 28 इंच तक हो जाती है, उन्हें कहा जाता है। तो देखिए उन्हें कहा जाता है हाइड्रोसिफेली, ये आप ध्यान रखिएगा। ये आपको ध्यान रखनी कितने इंच, 28 इंच।
अधिक सामंजस्य की क्षमता रखने वाले विद्यार्थी होते हैं। तो देखिए ये होते हैं प्रतिभाशाली बालक। मोटे तौर पर बाल अपराध अपराध शब्द किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करते हैं। ये कथन किसका है? देखिए बाल अपराध, जो बाल अपराधी बालक होते हैं उनसे संबंधित ये परिभाषा है जो कि वैलेंटाइन के द्वारा दी गई थी। ये आपको ध्यान रखनी है। प्रतिभाशाली बालक दो प्रकार के होते हैं। ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है, वह बालक भी प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं जो किसी विशिष्ट क्षेत्र, कला, नृत्य, संगीत या फिर खेल आदि में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। तो देखिए ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए ये परिभाषा दी गई थी क्रो एंड क्रो के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अपसारी व अभिसारी शब्दों का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो देखिए इन शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था गिलफोर्ड के द्वारा। भारत में सृजनात्मकता पर किसने परीक्षण किया था? तो देखिए बाकर मेहंदी ने सृजनात्मकता पर परीक्षण किया था भारत में। अभिसारी चिंतन आधारित होता है। तो देखिए अभिसारी चिंतन आधारित होता है बुद्धि पर। विद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य की खराबी का कारण है कठोर अनुशासन, व्यावसायिक अस्थिरता, अत्यधिक कार्यभार या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को या फिर आवश्यकताओं को। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा किनको संतुष्ट किया जा सके, आवश्यकताओं को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सेरेब्रल पाल्सी क्या है? तो देखिए ये होता है मस्तिष्काघात। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। बालक के सामाजिकरण का प्रथम घटक कौन सा है, आप बताएं। तो देखिए ये होता है परिवार। समायोजन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो आप बताएं यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है समायोजन के संदर्भ में जो सही नहीं है वो है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह गलत कथन है। तो इसके संदर्भ में जो सही कथन है वो भी देखते हैं। यह संतुलन प्रदान करता है, यह समस्या का समाधान करता है। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष व चिंताओं से घिरा रहता है। तो लाइफ में एडजस्टमेंट काफ़ी अधिक जरूरी है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। और जो इसके संबंध में जो ये सत्य कथन है कि समायोजन के बारे में कौन कौन से कथन सही है ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। अंतर्द्वंद एक ऐसी पीड़ादायक संवेगात्मक अवस्था है जो एक दूसरे को काटने वाली और विरोधी इच्छाओं से उत्पन्न तनाव के कारण अस्तित्व में आती है। यह परिभाषा प्रस्तुत की। तो देखिए ये परिभाषा प्रस्तुत की गई थी डगलस और हॉलैंड के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कंटेस्टली। ये काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट परिभाषा भी है। वापस देख लेते एक बार। अंतर्द्वंद एक ऐसी पीड़ादायक संवेगात्मक अवस्था है जो एक दूसरे को काटने वाली और विरोधी इच्छाओं से उत्पन्न तनाव के कारण अस्तित्व में आती है। तो ये परिभाषा है, ये आपको ध्यान रखनी है। ये डगलस और हॉलैंड के द्वारा दी गई थी। निम्न में से कौन सा कथन समाज विरोधी बालकों के बारे में सत्य नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा समाज विरोधी बालक के लक्ष्य यथार्थवादी होते हैं। ये गलत है समाज विरोधी बालकों के संबंध में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक व्यक्ति के संवेगों को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है? तो देखिए ये है पृथक्करण। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो व्यक्ति के संवेगों को नियंत्रित करने में कौन कौन सहायक है? दमन है, प्रतिस्थापन है और प्रतिगमन है। कुंठा उत्पन्न होने का कारण है भौतिक कारक,
सामाजिक कारक या फिर आर्थिक कारक या फिर सभी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सभी। भोजन संबंधी असामान्य व्यवहार कहलाता है? तो देखिए ये कहलाता है बुलिमिया। झूठ बोलने की आदत इस मनोरोग को कहा जाता है? तो देखिए ये कहा जाता है मिथुमेनिया को। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मिथुमेनिया क्या है? झूठ बोलने की आदत। ये एक मनोरोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जब व्यक्ति समय की मांग के अनुसार कार्य नहीं कर पाता तो बहुत शिकार होता है। तो वो किसका शिकार हो जाता है ये आप बताएं यहाँ पर। तो देखिए अगर व्यक्ति समय की मांग के अनुसार कार्य नहीं करेगा तो वो तनाव का शिकार होगा। हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण है? तो देखिए हकलाने का जो मनोवैज्ञानिक कारण है वो है संवेग का तीव्र प्रवाह। ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिभावान बालक शारीरिक सामाजिक संवेगात्मक दृष्टि से सर्वाधिक उच्च होते हैं, यह परिभाषा दी गई। तो देखिए ये परिभाषा दी गई थी टर्मन के द्वारा। समायोजन अधिगम की प्रक्रिया है, किसने कहा है? तो देखिए ये कहा था स्किनर ने। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सृजनात्मकता की मापन में प्रमुख प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो देखिए ये किया गया था गिलफोर्ड के द्वारा। और इनके साथ इनका भी नाम आप ध्यान रखें, गेटजेल, जैक्सन और टॉरेंस। इन सभी का योगदान काफी अधिक है सृजनात्मकता के मापन में। तो ये आपको ध्यान रखना है। सृजनात्मक बालक की बुद्धि लब्धि कम से कम होनी चाहिए? तो देखिए कम से कम होनी चाहिए 110 तक। सृजनात्मकता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो देखिए अध्यापक को लेनी चाहिए ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि की सहायता। किसके लिए? तो सृजनात्मकता के पोषण के लिए। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, किसमें? तो देखिए ये सहायता करता है दबाव से निपटने में। सामान्यतः पिछड़ेपन का प्रयोग उन बालकों के लिए होता है जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यता के स्तर से कम हो। तो आप बताइए परिभाषा किसकी है? तो देखिए ये परिभाषा दी गई थी बार्टन हॉल के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, वापस देख लेते एक बार। सामान्यतः पिछड़ेपन का प्रयोग उन बालकों के लिए होता है जिनकी जो शैक्षणिक उपलब्धि है उनकी वास्तविक योग्यता के स्तर से क्या है? कम है। बार्टन हॉल की ये परिभाषा है। शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? तो देखिए उनको सामना करना पड़ता है भाषा के बोलने में असमानता का होना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एक युवती शादी के बाद जिम्मेदारी पूरी न करने के कारण माता पिता के पास वापस आ जाती है, समायोजन युक्ति है। तो यहाँ पर कौन सी समायोजन युक्ति है? देखिए ये है प्रतिगमन। बालक के पिछड़ेपन की प्रकृति एवं सीमा को किस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो देखिए ये ज्ञात किया जाता है नैदानिक परीक्षण के द्वारा। भग्नाशा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण माना जाता है? तो देखिए यह माना जाता है मानसिक संघर्ष को। विशिष्ट बालकों का वातावरण से समायोजन हो जाता है? तो देखिए यह होता है कठिनता पूर्वक। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट होगा। परीक्षा में असफल होने के कारण बालक द्वारा कारण प्रश्न पत्र परीक्षक द्वारा कॉपी ठीक से नहीं जांचना बताया, यह कौन सी रक्षा युक्ति है? तो देखिए ये है प्रक्षेपण रक्षा युक्ति। जितनी भी ये रक्षा युक्तियां हैं ये आपको कंटिन्यूअसली ध्यान रखनी है। इनसे संबंधित उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं। पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग किसकी शिक्षा के लिए किया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा प्रतिभाशाली बालकों के लिए। वह बालक जो समाज द्वारा प्रचलित नियमों का उल्लंघन करते हैं बाल अपराधी कहलाते हैं। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो देखिए ये दी गई थी हिली के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है।
कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। यह कुपोषण के प्रभाव के संबंध में सही नहीं है। तो इसके संबंध में कौन कौन सा सही है? यह बालकों की सीखने की जो योग्यता है उसको प्रभावित करता है। यह बालक निराश व आशंकित रहते हैं इसके कारण, और यह कद को भी प्रभावित करता है कुपोषण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है? तो देखिए पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं होती है कम बुद्धि रखते हैं, ये जरूरी नहीं है। देखिए पिछड़े बालक कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है वो देख लेते हैं। वे अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षणिक उपलब्धियों का प्रदर्शन करते हैं। एक विशेषता इनकी ये होती है पिछड़े बालकों की। दूसरी विशेषता क्या है? सामान्य विद्यालय कार्यों के साथ वे गति नहीं रख पाते। और थर्ड है वे अपनी आयु के बच्चों से काफी पिछड़ जाते हैं। तो ये सारी विशेषताएं होती है पिछड़े बालकों की। कम बुद्धि रखते हैं ये इनकी विशेषता नहीं होती है। और देखिए आरटेट एग्जाम 2012 में क्वेश्चन आया था। तो इसी प्रकार के आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जितने भी ये बालक है, जैसे कि सृजनात्मक बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, उन सभी की विशेषता आपको ध्यान में रखनी है। मंगोलिज्म होता है, तो मंगोलिज्म क्या होता है? यह होता है मानसिक दुर्बलता। प्रतिभावान बालकों की पहचान के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना होगा किस पर? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा वस्तुनिष्ठ परीक्षण के परिणाम को देना चाहिए। शायद ये क्वेश्चन भी रीट एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? तो देखिए डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं होती है सीधे या उल्टे हाथ का प्रयोग के संबंध में निश्चय। यह डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं होती है। तो डिसलेक्सिया की विशेषता क्या क्या है? वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्या, लिखने की धीमी गति, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने में कठिनाई। तो देखिए इन सभी में समस्या ही आ रही है और इसमें नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बालक में उम्र बढ़ने के साथ साथ ज्ञान व वृद्धि होती है, अतः किसी विशिष्ट उम्र का बालक यदि उस उम्र के लिए निश्चित प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता तो वह अवश्य ही मंदबुद्धि है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? और देखिए ये परिभाषा काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये परिभाषा है बिने की। श्रवण में विकृति की माप की जाती है। लास्ट बार रीट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये 2018 में। इसका करेक्ट आंसर होगा डेसिबल में। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? तो देखिए ये दूर किया जा सकता है उदाहरण देकर। तो ये आपको ध्यान रखना है। थायराइड ग्रंथि की अनियमितता से कौन से व्यक्ति पूर्णतया बौने रह जाते हैं और मानसिक दुर्बलता के शिकार हो जाते हैं? तो देखिए ये है क्रेटिनिज्म। निम्न में से कौन सा कारक मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? तो देखिए मंदबुद्धि बालकों के लिए आवश्यक जो कारक नहीं है वो है मौलिकता। तो ये कारक किन के लिए आवश्यक होता है? देखिए ये कारक आवश्यक होता है जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनके लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेक्षण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक है? तो देखिए ये प्रतीक होते हैं शैशव स्वलीनता के। बाल अपराधी होने के मनोवैज्ञानिक कारण हैं मानसिक रोग, संवेगात्मक असंतुलन, निराशा या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। जिन बालकों में 25 से 50 के मध्य बुद्धि लब्धि होती है वह होते हैं, तो देखिए वे होते हैं मूढ़ बुद्धि बालक। तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी का अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए
कोई कार्य करने हेतु प्रेरित करती है। परिभाषा प्रस्तुत की गई। तो यह परिभाषा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो देखिए, तनाव से संबंधित यह परिभाषा प्रस्तुत की गई थी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गेट्स के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। मंदबुद्धिता के कारण होते हैं वंशानुक्रम, कुपोषण, शारीरिक आघात या फिर सभी। तो देखिए, ये सभी मंदबुद्धिता के कारण होते हैं, सभी यहां पर करेक्ट होगा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध मानव कल्याण से है। परिभाषा प्रस्तुत की गई। तो देखिए, ये परिभाषा दी गई थी जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट परिभाषा भी है, क्रो एंड क्रो के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। किसी के दुख में दुखी होकर स्वयं उसके जैसा अनुभव करना, यह रक्षा युक्ति कौन सी है? तो देखिए, यह है अंतक्षेपण। दृष्टि दोषों से युक्त बालक हेतु कौन सी प्रणाली शिक्षा हेतु उपयोग की जा रही है? तो कौन सी है आप बताएं? शारदा लिपि, ब्रेल लिपि, आत्म अध्ययन या फिर कोई नहीं? तो देखिए, जो दृष्टि दोषों से युक्त बालक है उनके लिए जो यूज मिली जा रही है शिक्षा प्रणाली वो है ब्रेल लिपि। जिनकी मानसिक दुर्बलता से सिर का आकार काफी छोटा हो जाता है और सिर की परिधि 17 इंच तक होती है, उन्हें कहा जाता है। तो देखिए, उन्हें कहा जाता है माइक्रोसिफेली। और जिनकी मानसिक दुर्बलता के कारण सिर का आकार बड़ा हो जाता है और सिर की जो परिधि है वो 28 इंच तक हो जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोसिफेली। तो दोनों आप ध्यान रखिएगा। बाल अपराध के उपचार की विधि नहीं है। तो कौन सी नहीं है? मनोविश्लेषण विधि, मनोभिनय विधि, कारावास या फिर अधिगम। तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा कारावास। तनाव को दूर करने का अप्रत्यक्ष ढंग कौन सा है? तो देखिए, यह है औचित्य स्थापन। यह तनाव को दूर करने का अप्रत्यक्ष ढंग है। तो प्रत्यक्ष ढंग कौन कौन से है? बाधाओं का निस्तारण, समझौतावादी उपाय, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। यह आप ध्यान रखिएगा। कुंठा से अभिप्राय किसी भी इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति में आने वाली बाधा से उत्पन्न संवेगात्मक तनाव से है। तो कुंठा से संबंधित यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई आप बताएं? तो देखिए, यह परिभाषा दी गई थी गुड के द्वारा। यह आपको ध्यान रखनी है। निम्न में से कौन सा समायोजन का प्रकार नहीं है? तो देखिए, समायोजन का प्रकार नहीं होता है भाषात्मक। तो कौन कौन से है? व्यक्तिगत, रचनात्मक और सामाजिक, और इसके अलावा व्यावसायिक और स्थानापन्न। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते फिर। राम नई पुस्तक से पढ़ना चाहता है परंतु परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से वह पुरानी और फटी पुस्तक से ही खुशी से पढ़ता है। यह स्थिति है। तो देखिए, ये स्थिति कौन सी है? यह है समायोजन की स्थिति। वो एडजस्टमेंट कर रहा है, और जो स्टूडेंट एडजस्टमेंट करते हैं वो निश्चित ही अधिक ही सीखते हैं जो लोग एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं अपने वातावरण के अनुसार। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो आप बताइएगा यहाँ पर कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर सही नहीं है युक्तिकरण। अपना गुस्सा दूसरों पर निकालना या फिर उतारना, ये सही नहीं है। तो जो सही है वो हम देखते हैं। अंतर्मुखी यानी स्वयं अपने में रहना। प्रक्षेपण क्या होता है? अपनी गलती दूसरों पर डालना। और प्रतिगमन क्या होता है? पुरानी आदतों में लौटना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, तीनों रक्षा युक्तियां। अंतर्द्वंद कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, अंतर्द्वंद 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सुरेश के पास 2 नौकरियों के विकल्प हैं, लेकिन दोनों ही विकल्प उसकी रुचि के नहीं है, परंतु उसको नौकरी की आवश्यकता है। यह किस प्रकार का द्वंद है? तो देखिए, ये द्वंद है परिहार परिहार द्वंद। ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक मानसिक रोगी बालक के अध्ययन के लिए शिक्षा, मनोविज्ञान व अनुसंधान की उपयुक्त विधि यहाँ पर कौन सी है आप बताएं, अगर आपको आता है तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो उपयुक्त विधि है वो है प्रयोगात्मक विधि। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर स्थित है?
तो कहाँ पर है? देखिए ये स्थित है सिकंदराबाद में, ये आप ध्यान रखिएगा। सृजनात्मक बालक नए संबंधों के ज्ञान को उसकी उत्पत्ति के विषय में चिंतन के परंपरागत तरीके से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न करने की योग्यता रखता है। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? देखिए ये परिभाषा किसके संबंध में है? तो सृजनात्मक बालकों के संबंध में। मैंने लगभग एक एक दो परिभाषा सबकी ली है, जैसे कि सृजनात्मक बालक है, प्रतिभाशाली बालक हैं और जो पिछड़े बालक है उन सभी की। तो आपसे एग्जाम में किसी की भी परिभाषा पूछ सकते हैं, सभी की आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए सृजनात्मक बालक के संबंध में ये परिभाषा दी गई थी आइजैक के द्वारा। वापस देख लेते एक बार। सृजनात्मक बालक नए संबंधों के ज्ञान को उसकी उत्पत्ति के विषय में चिंतन के परंपरागत तरीकों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न करने की योग्यता रखता है। आइजैक की यह परिभाषा ये आपको ध्यान रखनी होगी। जब अचेतन मन में दबी हुई इच्छाएं चेतन मन में आने का प्रयास करती हैं तो व्यक्ति किसका शिकार हो जाता है? तो देखिए व्यक्ति उस समय शिकार हो जाता है दुश्चिंता का। कुसमयोजित व्यक्ति का लक्षण नहीं है। तो देखिए ये नहीं होता है वातावरण के प्रति संतोष, ये कुसमयोजित व्यक्ति का लक्षण नहीं है। तो कुसमयोजित व्यक्ति के लक्षण कौन कौन से है? आत्मनियंत्रण का अभाव होता है, हीनता की भावना से ग्रसित होता है और क्रोध व बदले की भावना से ग्रसित होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और हमारा लास्ट प्रश्न है, झूठ बोलने की आदत इस मनोरोग को कहा जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने आगे भी इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अगर हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो हमारा किस पर होगा? जो यूनिट 5 है उस पर होगा। तो आप उसकी तैयारी करके रखिएगा। और आपने अगर पुराने यूनिट के वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।